देहरादून में कैबिनेट बैठक खत्म, 12 फैसलों पर लगी मुहर। कला शिक्षा के लिए बीएड अनिवार्य, बाल श्रम बंधुओं आपको बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी पर लगेगा गैंगस्टर। धामी सरकार पेश करेगी करीब 90,000 करोड़ का बजट। 26 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। देहरादून विधानसभा में पेश होगा बजट सत्र। लालकुआं में हरीश रावत का 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। गौला नदी में तटबंध निर्माण की रखी मांग। हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार सांसद का बयान। बातचीत से ही निकलेगा कोई रास्ता, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं काम। प्रदेश में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब। 22 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 22 तारीख को बारिश व बर्फबारी की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि का भी आरोप। अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 12 मीटर से अधिक के ऊंचे होंगे ईडब्ल्यूएस आवास। 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लिफ्ट अनिवार्य होगी। दूसरे विश्वविद्यालय के वीसी को मिलेगा 6 मार्च का चार्ज। बाल आश्रम और बंधुआ मजदूरी पर गैंगस्टर की धारा लगेगी। मानव तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। आपको बता दें 13 जिलों में खोली जाएंगी 13 शिक्षा लैब। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री लैब ऑन व्हीकल का प्रयोग होगा। कला के शिक्षक के लिए अब बीएड जरूरी होगा। इसके साथ ही म्यूजिक टीचर की डिग्री अब 6 वर्ष के लिए होगी। संगीत प्रभाकर एलटी संवर्ग के शिक्षक का होगा तबादला। एक बार पूरी सेवा काल में अंतर मंडलीय तबादला होगा। यात्रा अवकाश का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। 4 दिन मिलेगा वित्त न्याय को भेजा गया प्रस्ताव। तो 4 दिन में यात्रा अवकाश का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। तो धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में इन 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है। 12 मीटर से अधिक ऊंचे होंगे ईडब्ल्यूएस के आवास। कुल मिलाकर 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लिफ्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही दूसरे विश्वविद्यालय के वीसी को 6 माह का अवकाश। आपको बता दें वेतन मिलेगा। बाल श्रम बंधुआ मजदूरी गैंगस्टर एक्ट की धारा इन पर लगेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी, जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजित होगा। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्र गैरसैंण में न कराए जाने पर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैंण में कराए जाने की सरकार से मांग की है, जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में ही कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराए जाने का अनुरोध किया था। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी, जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं राज्य की जनता को बजट की काफी उम्मीदें हैं।
वहीं जनता ने सरकार से महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मेरा नाम ऋषि राम पेनुली है और बजट को लेकर जहां तक सरकार से अपेक्षा है, हम तो ये कहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान जो है रोजगार, आज जो है मतलब देश का हो चाहे प्रदेश का हो, नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। रोजगार का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल मतलब ये समझो कि 20% भी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट कंपनियां है भी, वो जो है कुछ दिन किसी को रख रहे हैं, उसके बाद जैसे ही नए लड़के आ रहे हैं MBA करके M.Tech करके, उसके बाद पुरानों के वेतन बढ़ रहे हैं, उनको जो है लात मार के भगा रहे हैं, नए लड़के ले रहे हैं ताकि उनको न्यूनतम जो है तनख्वाह देनी पड़ी। हमारा जो उत्तराखंड का जो बजट होना चाहिए, इसमें सबसे पहला बजट हमारे रोजगार को लेकर के होना चाहिए। जो हमारे बच्चे रोज एजुटेशन पे लगे हुए हैं, इनकी समस्याओं का सॉर्ट आउट हो और हर हाथ को काम मिलने की बात हो, जिससे कि आदमी अपना काम विकास कार्य खुद अपना आप कर सके। जहाँ तक महंगाई की बात है, तो महंगाई किसी भी रूप में है, अघोषित महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी का जो है कि खाना 2 वक्त का मुश्किल हो रहा है। महंगाई जब तक कम नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो आदमी की कमर टूटे ही टूटेगी। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है, तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता। उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 2 हफ्ते का बजट सत्र चलाया जाए। निश्चित रूप से जैसे केंद्र सरकार ने जनहित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट रहा है, ठीक उसी तरह से हमारी राज्य सरकार भी गरीबों के लिए और जो वंचित हैं, शोषित हैं, महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए केंद्रित रहेगा हमारा उत्तराखंड सरकार का बजट। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्र गैरसैंण में न कराए जाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैंण में कराए जाने की सरकार से मांग की है, जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य में अतिरिक्त वित्तीय भार भी न पड़े, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से ऐसे विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होंने सरकार से सत्र देहरादून में कराने की मांग की है। बीजेपी को लिस्ट जारी करनी चाहिए कौन 40 लोग हैं। दूसरा, बीजेपी को ये भी बताना चाहिए, अगर विधायकों के लिखने का इतना बड़ा फर्क है तो आदरणीय प्रीतम सिंह जी और आदरणीय यशपाल आर्या जी CLP साहब ने कार्य मंत्रणा की बैठक से इस्तीफा दे दिया, उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, इनको फर्क नहीं पड़ा। तो निर्णय सरकार को लेना है, ये तय विधायक नहीं करते कि कहाँ सत्र होगा, ये तय सरकार और अध्यक्ष करते हैं, ये उनको तय करना चाहिए। वो बताएं वो क्यों मान गए। देखो, एक तो इलेक्शन ईयर है, ठीक है ना। जब इलेक्शन ईयर होता है, किसी भी दल की सरकार हो, A की हो, B की हो, C की, तो वो वैसे ही थोड़ा चाक चौबंद हो जाती है। उसको इलेक्शन में पब्लिक के बीच में जाना है, तो वैसे भी कोई भी सरकार हो, और हमारे यहाँ तो वैसे भी हमेशा ही चाक चौबंद है। बजट जनता के लोकप्रिय बजट आएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनावी साल में सरकार के बजट से जनता को उम्मीदें हैं कि सरकार जनहित से जुड़े फैसले लेगी।
हालांकि जनता महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने की सरकार से मांग कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने और सत्र को गैर सैण में कराने के साथ ही सरकार से उन विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है जिन्होंने गैर सैण में सत्र कराने का विरोध किया। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार जनता और विपक्ष की मांग को मानेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लाल कुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने एवं गौला नदी में तटबंध निर्माण की मांग सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को शहीद स्मारक स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई विधायक एवं दिग्गजों ने जनसभा करते हुए भाजपा पर विकास के काम पूरी तरह ठप करने का आरोप लगाया। और हरीश रावत ने गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ राशन नहीं रोजगार देने की जोरदार मांग की है। बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन एवं जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और भाकपा माले के नेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड सरकार में विपक्ष के उपनेता और खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि हरीश रावत सरकार के दौरान बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा देकर यहां विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास किया गया था, परंतु इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका भारी विरोध किया कर इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश की पहली मोदी सरकार ऐसी है जो किसानों के हित में कार्य कर रही है। हम किसानों से भी आग्रह करते हैं कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। देश के प्रधानमंत्री मोदी हर कीमत पर किसानों का हित चाहते हैं और पहली बार किसानों के खाते में पैसा आया है। हमें भरोसा है कि जल्द ही बातचीत सफल होगी। मुझे लगता है कि लगातार वार्ता हो रही है और वार्ता से ही रास्ता निकलता है। और किसानों के कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं कि ये मोदी सरकार पहली सरकार है देश की जो किसानों के सबसे बड़ी हितैषी है। और बोलने के लिए नहीं, यदि आप देखेंगे तो जितने भी किसानों के हितों में निर्णय हुए हैं, जो कानून बने हैं, वो अद्भुत हैं। और इसलिए मैं किसान भाइयों से भी हम सब अपील करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला क्षेत्र के तमाम किसानों ने भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में दिल्ली किसानों के आंदोलन की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी और किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज डोईवाला के सिंह सभा गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए और फिर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से देहरादून कूच किया। जैसे ही किसानों की ट्रैक्टर रैली लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पहुंची, टोल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर रैली को रोका। टोल प्लाजा पर किसानों को रोकने से नाराज किसानों ने टोल पर शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम देहरादून को ज्ञापन देने के लिए अड़े रहे। टोल प्लाजा पर किसानों के धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम डोईवाला अपर्णा डोंडियाल और सीओ डोईवाला अभिनव चौधरी ने किसानों से वार्ता कर उनके ज्ञापन को माह महीन तक पहुंचाने की बात कही है, तो किसानों ने ज्ञापन देकर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। मैं अपने डोईवाला के सभी मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे भाई हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि किसानों की इस पीड़ा को, किसानों के इस दर्द को आप इसकी कवरेज करने के लिए हमारे बीच में आए। तो मैं अपने जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कूच करने का कोई हमें शौक नहीं था। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे जो किसानों के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उन पे लाठी डंडे पानी की बौछारें, यहाँ तक के हद से बदतर हो गए, उन पे गोलियां तक चलाई जा रही हैं। तो हम उसके विरोध में डिस्ट्रिक्ट देहरादून का किसान 16 बिंदुओं के विभिन्न डिमांड्स हैं जिनके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हम अपने स्तर से आगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे अग्रसर करेंगे। मान गए किसान आंदोलन खत्म कर दिया? हाँ जी, फिलहाल तो मान गए और वो अपना आंदोलन अभी यहाँ पे पहुँच गए।
खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से हवाई सेवा की शुरुआत 22 फरवरी से होगी। आपको बता दें, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हेरिटेज एविएशन द्वारा उड़ान सेवा चलाई जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुनस्यारी को उड़ान सेवा चलेगी, जिसको लेकर हेरिटेज एविएशन कंपनी ने बुकिंग नंबर और डिटेल जारी किया है, जिसका किराया भी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। हल्द्वानी से चंपावत 2,500 रुपये, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ 3,000 रुपये, हल्द्वानी से मुनस्यारी 3,500 रुपये टिकट रखा गया है। प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी के गौलापार स्थित हेलीपैड से होंगी। 7 सीटर हेलीकॉप्टर से इन सभी जगह के लिए सेवाएं दी जाएंगी। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि इस उड़ान सेवा से कुमाऊं के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। द्वारा कल से यहाँ पे हवाई सेवाओं का शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को की सेवाएं दी जाएंगी और 2-2 चक्कर हर स्टेशन के इसमें लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे किराया निर्धारित किया गया है वो 2,500 रुपये चंपावत का और 3,000 पिथौरागढ़ का और 3,500 रुपये मुनस्यारी का किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर और साइट भी लॉन्च कर दी गई है और बुकिंग के कार्य जो है हेरिटेज द्वारा प्रारंभ कर दिया। लोग को किस तरह से फायदा मिलेगा देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि पिथौरागढ़ और मुनस्यारी और चंपावत इससे कवर हो रहे हैं हम, तो ये हमारे पर्यटक स्थल भी हैं और हमारा पर्यटक सीजन भी आने वाला है। तो निश्चित रूप से जो हमारा पर्यटक जो सड़क के माध्यम से जाता था उनको जल्दी पहुंचने में और समय भी बचेगा, साथ ही अच्छी सेवाएं यहाँ पे प्रारंभ की जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टा धारक के सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। खंडपीठ ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि प्रदेश में जहां अवैध खनन हो रहा है, उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उस संबंध में 6 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब पेश करें। मामले की सुनवाई 22 मई की तिथि अगली नियत की गई है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव निवासी नीमा वाल्दिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन के लिए 2022 में पट्टा लीज पर दिया था। शुरू में पट्टा धारक ने मजदूर लगाकर खनन कार्य किया। बाद में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए उसने बिना अनुमति के वहां सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। सड़क निर्माण के दौरान 100 से अधिक खैर व साल के पेड़ भी काट दिए गए। इसमें पिथौरागढ़ में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें वहां पर अवैध सड़क निर्माण किया गया था नदी तल तक और पेड़ भी काटे गए थे उसके लिए, और पोकलेन मशीन भी यूज़ की गई थी, जिसके संबंध में कोर्ट कमीशन पूर्व में करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का जो स्कोप है उसको इनलार्ज करते हुए राज्य सरकार से पूरे स्टेट में जो इलीगल माइनिंग हो रही है और उसमें क्या कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं उसके संबंध में जानकारी मांगी थी, परंतु वो शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था। तो आज कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अगले 6 हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में जहाँ भी इलीगल माइनिंग हुई है उनकी शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं उनके संबंध में विस्तृत शपथ पत्र दायर करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में अवैध खनन को, आपको बता दें, खनन सामग्री को लाने ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में जहां जहां अवैध खनन हो रहा है उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उस पर संबंध में 6 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब पेश करें। अवैध खनन की शिकायतों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें वहाँ पर अवैध सड़क निर्माण किया गया था नदी तल तक और पेड़ भी काटे गए थे उसके लिए, और पोकलेन मशीन भी यूज़ की गई थी, जिसके संबंध में कोर्ट कमीशन पूर्व में करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का जो स्कोप है उसको इनलार्ज करते हुए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।